हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। और मैं अद्वित आपको पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर टेकन डिजाइन ड्राइंग एंड एनिमेशन फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। आपका लेक्चर नंबर 16 है। पिछले के सारे लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको जो चैप्टर 9 है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट कि हमें जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन में हमें इन सब को एस्टिमेशन कॉस्ट को देखते हुए हम सभी कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में मैं आपको इसे एक बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग 11 केवी की लाइन हेतु आवश्यक मटेरियल। मीन्स हमें एक 11 केवी की लाइन जो होती है आपकी ट्रांसमिशन में, उसको जनरेटिंग स्टेशन से लेकर जाना है। तो उसके हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कॉस्ट क्या क्या रखें कि जो 11 केवी की लाइन है वो जनरेटिंग स्टेशन से कम कॉस्ट और कम समय में ही वहाँ से चल सके। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 11 केवी लाइन के लिए आवश्यक सामग्री के नाम नीचे दिए गए हैं। किसी लाइन हेतु आवश्यक सामग्री की मात्रा की गणना लाइन की लंबाई, स्थान, मान, स्थिति के आधार पर की जाती है। अब आप कैसे भी 11 केवी की लाइन को ले जाएंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी। जैसे एक पावर जनरेटर स्टेशन से एक सब स्टेशन के बीच हमको ले जाना है तो उसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्थान कहाँ पे है और वहाँ के ले जाने का हमें रास्ता, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके आधार पे हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा सबसे पहले है लाइन सपोर्टन, लकड़ी, इस्पात, नायलॉन या पीसीसी आरसीसी पोल का बना होना चाहिए। लाइन सपोर्टन मीन्स कंडक्टर जो हमारे जिस चीज़ के ऊपर सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हुए ट्रांसमिशन करते हैं उन्हीं उन्हीं को हम लोग लाइन सपोर्टर कहते हैं। मीन्स जैसे आपका ये आपका एक टावर हो गया, ये आपका एक टावर हो गया। ठीक है, तो इसी के ऊपर से लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लाइन सपोर्टर इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे होने चाहिए या लकड़ी के बने होने चाहिए या इस्पात या आरसीसी पोल होने चाहिए। वो हमें वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग 11 केवी की लाइन के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लकड़ी का भी, नायलॉन या आरसीसी पोल किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस आर्म जैसे ही होती है, ये पोल हो गया आपका, तो ये क्रॉस आर्म यहाँ होती है। यहाँ पे आपके यहाँ इंसुलेटर लगे होते हैं जिसके ऊपर से ऐसे वायर यहाँ जाता है। तो ये क्रॉस आर्म जो होती है हमारी, ये किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए, ये आपकी लकड़ी या एमएस चैनल की बनी होनी चाहिए। ये भी आपकी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी क्रॉस आर्म क्लेम, जैसे ये क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म क्लेम है, तो इसको यहाँ पे हमें टाइट करने के लिए क्लेम की आवश्यकता होगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं स्टोन पैड। स्टोन पैड का यूज ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड एफ और ई क्लेम, ये हमारी एफ और ई क्लेम जो ट्रांसमिशन में यूज की जाती हैं कई कई जगह पे। तो इसको लिया जाता है हमारा ब्रेसिंग जो होती है एम एस एंगल या चैनल या एम एस फ्लैग की बनी होती है ब्रेसिंग। ठीक है दोस्तों, और जो कंडक्टर का जो स्लीव होता है वो और बारबेट वॉल्व, ये हो गया आपका। और सबसे ज़रूरी हमें ये इसमें हम लोग कोई ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अर्थिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्थिंग
पाइप चाहिए हमको, ठीक है। अर्थ वायर चाहिए हमें 6 स्क्वायर गेज का, ठीक है। 6 स्क्वायर गेज के पाइप से हम लोग अर्थिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थ वायर क्रेप होना चाहिए, जैसे ये वायर है इसको अर्थ में फंसाने के लिए आपको क्रेप की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें जो होता है स्टे इंसुलेटर, जैसे ये आपका पोल है, ठीक है। अभी पोल कहीं दाएं बाएं गिर ना जाए, इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे इसको जमीन से इंसुलेटर लगा के इसको बांध देते हैं, ताकि ये हमारा जो पोल है ये किसी भी कारण का डिसबैलेंस ना हो सके, ठीक है दोस्तों। पीजी क्लैंप मांगते हैं इसमें लगाने के लिए डेंजन बोर्ड। अब डेंजन बोर्ड को आप सभी ने देखा होगा, किसमें खोपड़ी बनी होती है, ठीक है। इस तरीके का ये डेंजन बोर्ड होता है और यहाँ हड्डियाँ से बनी होती है। तो ये हमारा डेंजन बोर्ड हो गया, ठीक है। हमें पुणे बोर्ड नस एंड वासन चाहिए, कहीं भी यूज हो सकते हैं, जैसे क्रॉसहान को जोड़ने के लिए किसी अन्य यूज में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो माना आता है इसमें क्रॉसिंग व्यवस्था, क्रॉसिंग की जो व्यवस्था होती चाहिए वो कैसे की जाती है, और सीमेंट कंक्रीट के एक चार अनुपात बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं लो वोल्टेज, ये जो माना था 11 kV, ये ओवरहेड था, ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन। अब जो हमारा नीचे है लो वोल्टेज ओवरहेड लाइन के लिए इंस्टॉलेशन का एस्टिमेशन या ऑन कॉस्टिंग बनाना। लाइन के इलेक्ट्रॉन्स इंडक्टेंस हिट कुछ सामान्य नियम एवं प्रबंधक बनाए गए हैं, ठीक है। 11 kV की लाइन की भांति ही LT लाइनों के लिए लकड़ी, रेल, इस्पात या आरसीसी पोल का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि 11 kV के लिए हम लोग लकड़ी का भी पोल, आरसीसी का पोल, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंडक्टर की स्थिति का विन्यास होना चाहिए। जब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का जमाने में हम लोग जो उसमें माना हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जो वायर जाते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्रमशः 4 फेज वायर व एक न्यूट्रल वायर, कम अर्थ वायर वाली तथा LT लाइनों के 3 फेज वायर और एक दूसरे के अर्थ वायर के 6 स्क्वायर जैसा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यह आप अपना पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा डायग्राम दिया जाए ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए। इसका बेसिकली यूज हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि सब मीटर लगा के ये हमारे एनर्जी मीटर लगा के उसके जो हमारे न्यूटन फेज वायर होते हैं उसको ले जाना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। सिंगल फेज का ही और 3 फेज दोनों के लिए मैंने बताया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग जो हमारा सर्विस कनेक्शन के लिए इंस्टॉलेशन हेतु आवश्यक नियम एवं प्रबंधक, ठीक है। क्या क्या लोड होने चाहिए एक ट्रांसमिशन लाइन को लाने ले जाने, उसमें हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्ट को देखने के साथ साथ हमें उसकी लाने ले जाने की व्यवस्था को भी देखना है, ठीक है दोस्तों। क्रॉस लाइनों की इंस्टॉलेशन हेतु निम्न प्रचलन व विवरण नीचे दिए गए हैं।
ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं सर्विस कनेक्शन लेने हेतु एलटी फोन पर साइकिल टाइप या सेकंड इंसुलेटर स्थापित किया जाता है। अभी आपको ऐसे कि किसी फोन से आपको अरे करंट लेना है तो उसके न्यूटन और फेज वायर से हम वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया है। सामान्यतः 20 किलोवाट का सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा किया जाता है। उससे अधिक पावर का सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबिन द्वारा किया जाता है, जैसे 11 केवी हो गया। अब जो हमारा जो अंडरग्राउंड केबिन होता है उसमें मैक्सिमम हम लोग 20 किलोवाट गति कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग 11 केवी का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक मंजिला भवन की सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा दिया जाता है। उसमें अधिक पावर का सर्विस कनेक्शन अंतर्गत केबिन द्वारा किया जाता है। 11 केवी का संयोजन सदैव अंडरग्राउंड केबिन द्वारा किया जाता है। जो हमारे 11 केवी के जो सब स्टेशन हैं उनका हम लोग 11 के लेते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग सर्विस कनेक्शन 3.3 से कम माप का एसीसी कंडक्टर के लिए ये होना चाहिए। बैकएंड पर लाइट की विपरीत दिशा में स्प्रे वायर की व्यवस्था की बात की, जिसे 7.16 7/16 इसके अंदर वायरलेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हम ओवरहेड सर्विस लाइन पर दक्षिण लूप दिया जाता है। मीन्स आप ओवरहेड लाइन ले लिए हैं तो उसके लिए आपको वो केसिंग केपिंग वायरिंग का यूज़ करना है। उसके आप सिंपल को छोड़ नहीं देंगे, इसीलिए ये बताया गया है। ओवरहेड सर्विस लाइन पर दक्षिण लूप देना चाहिए। अंडरग्राउंड सर्विस लाइन के लिए केबिन के दोनों ओवर केबिन बस या लगातार टर्मिनेटेड किया जाता है तथा पोल पर केबिन बॉक्स को सामान्यतः एमएस चैनल पर स्थापित किया जाता है। आपने जैसे ये पोल देखा होगा, ठीक है, यहाँ का आसान हो कुछ भी चीज़ बहुत तक होता है। ठीक, उसी के द्वारा हम लोग इसे कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। अब आगे ये देखते हैं जो हमारा एक डायग्राम दिया गया है अंडरग्राउंड केबिन का कैसे की जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अंडरग्राउंड केबिन को बिछाते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपके कल की वीडियो में। तब आप आशा है आप सभी को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।